पुरानी हिंदी फिल्मों में घर में दो बेटे होते थे, एक जो हर सुबह कमीज पैंट के अंदर खोस करके नौकरी करने जाता था और दूसरा जिसके आने जाने का वक्त नहीं होता था। शर्ट वो भी पहनता था लेकिन काज में बटन 3 ही लगे होते थे, ऊपर के खुले होते थे। पहले वाले को जिम्मेदार कहते थे, माँ बाप का दुलारा, लाइन में लग करके बैंक की पासबुक भरवाने वाला। दूसरे वाले को घर से गालियां ही पड़ती थी। आवारा कहलाने वाले ऐसे लड़कों में हालांकि एक खासियत होती थी, जब सरकारी ऑफिस में काम अटकता था तो ऐन वक्त पर एंट्री मार करके वो काम करा देता था। उसके पास इसके कुछ फंडे होते थे, कुछ कानूनी और कुछ गैर कानूनी। ऑनलाइन मैसेजिंग की दुनिया से अगर तुलना करें इस सिनेरियो की, तो ये दूसरा लड़का आजकल मुसीबत में है। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के छोटे भाई टेलीग्राम की। पायरेटेड फिल्मों की बंदरबाट से फेमस हुए इस मैसेंजर ऐप के बुरे दिन शुरू हो गए। गूगल पर पूछा जा रहा है कि क्या टेलीग्राम बंद हो जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है टेलीग्राम के मालिक पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बाद से। कौन है पावेल दुरोव? संक्षेप में कहें तो 39 साल का एक ऐसा आदमी जिसकी नेटवर्थ दुनिया के 50 से ज्यादा देशों की जीडीपी से ज्यादा है। कामयाबी ऐसी कि 22 साल की उम्र में उसने फेसबुक के कंपटीशन में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया था, लेकिन फिर भी उसे छोड़ करके टेलीग्राम शुरू किया और इसे दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप्स में से एक बना दिया। इसके अलावा भाई साहब फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, डोनेशन देते हैं, स्पर्म डोनेशन, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा बच्चों के बायोलॉजिकल फादर भी हैं, वो पिता भी हैं। पावेल की ये तमाम खूबियां इंटरनेट पर खूब बयान की जा रही हैं। सवाल उठता है कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में क्यों है, और जब वो गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ जो मिस्ट्री वूमन थी, जो महिला थी, वो कौन थी? क्या उन थ्योरीज में कुछ दम है कि वो दुनिया की बेहद आक्रामक और दुर्दांत कही जाने वाली खुफिया एजेंसी की सदस्य थी? इस सवाल पर आगे आएंगे, पर पहले दो भाइयों वाली कहानी में लौटते हैं। जुगाड़ फिट करने वाला भाई अक्सर ऐसे धंधों में सेट हो जाता था जो अंत में उसे जेल पहुंचा देते थे। पावेल के केस में क्या थे ये गैर कानूनी धंधे? पावेल के ऊपर आरोप क्या हैं? क्या टेलीग्राम का इस्तेमाल गैर कानूनी चीजों के लिए होता है? आज के एपिसोड में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं टेलीग्राम के सर्वे सर्वा पावेल दुरोव की कहानी से। साल 1984 सोवियत यूनियन के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में वलेरी सेमेनोविच दुरोव और इवानेंको के घर पर जन्म हुआ पावेल का। वैलेरी एक फिलोलॉजिस्ट थे, माने वो भाषा और उसके ऐतिहासिक परिदृश्य पर काम करते थे। पावेल की माता इवानेंको यूक्रेन से थी और यूक्रेन तब सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। वाले का काम धाम इटली में था, इस वजह से पावेल का बचपन भी इटली में बीता, पिता का काम होने की वजह से। हालांकि पावेल बाद में रूस लौटे और साल 2006 में उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से फिलोलॉजी में ही डिग्री हासिल की, जिसने उन्हें भाषा और कम्युनिकेशन की दुनिया से रूबरू करवाया, पहला परिचय करवाया। यूनिवर्सिटी से निकलते ही उन्होंने इलिया पेरेकॉप्सी के साथ मिलकर वीके नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना की। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से इंस्पायर्ड था और ये प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर हुआ वहां पर कि कई लोगों ने इसे रूस का फेसबुक कहना शुरू कर दिया। वीके की सफलता से दुरोव को पैसा भी मिला, शोहरत भी मिली, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर 2011 में दुरोव की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 2011 में रूस में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। इसे स्नो रेवोल्यूशन कहा गया था, अगर आपको याद हो। इस दौरान प्रोटेस्टर्स ने सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म्स थे उनका इस्तेमाल किया, जिनमें वीके भी था। ये वही प्लेटफॉर्म था जिसे दुरोव चलाते थे। सरकार ने दुरोव पर प्रेशर डाला, उन्हें आदेश दिया कि वो वीके से जो सरकार विरोधी पोस्ट वहां पर हो रही हैं उनको डिलीट करें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये पहला मौका था जब दुरोव और रूस की सरकार में खटपट हुई। इसके बाद साल 2014 आया, यूक्रेन में मैदान क्रांति की शुरुआत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, जो कथित तौर पर रूस समर्थक माने जाते थे, उन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा। रूस की सरकार इस बात से एकदम खुश नहीं थी। यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का डेटा दुरोव पावेल के पास, उनकी जो सोशल मीडिया कंपनी थी उसके पास था। रूस की सरकार ने दुरोव से ये डेटा फिर से मांगा, लेकिन दुरोव ने इस बार भी डेटा नहीं दिया। उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उनकी अपनी ही कंपनी ने उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। सच्चाई जो हो, इस घटना से दुरोव को ख्याति मिली, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, और जल्द ही उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक नई कंपनी बना ली और इसी कंपनी का नाम था टेलीग्राम। टेलीग्राम जिससे निकला। मौजूदा समय में टेलीग्राम के करीब 95 करोड़ यूजर्स हैं। पावेल दुरोव की कहानी और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी पर लौटेंगे, लेकिन टेलीग्राम और उसकी विशेषता हम पहले समझ लेते हैं। व्हाट्सएप के रहते टेलीग्राम के अलावा कोई भी दूसरा मैसेजिंग ऐप इतना बड़ा यूजर बेस नहीं बना पाया। इसकी वजह क्या है?
इसे आप टेलीग्राम के 4 फीचर्स से समझ सकते हैं। टेलीग्राम का सबसे लोकप्रिय और ज़रूरी फीचर, हालांकि अब तो ये फीचर व्हाट्सएप में भी मिलता है, मगर एक समय वहाँ असल क्वालिटी में फ़ोटो भेजना बहुत सरदर्द वाला था। डॉक्यूमेंट में जाओ और वहाँ से सिलेक्ट करो। जो यूज़र के पास आईफोन है तो फिर तो दर्द प्रो मैक्स, कोई जुगाड़ ही नहीं था। जबकि टेलीग्राम पर ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज भेजना चुटकियों का खेल था। कई बार टेलीग्राम लोग इसी चक्कर में डाउनलोड ही करते थे कि इमेजेस अच्छी क्वालिटी में भेज सके। दूसरा फीचर है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। आप कहेंगे कि ये तो व्हाट्सएप में मिलता ही है। जनाब, अभी मिलता है, लेकिन टेलीग्राम में तो इसको फीचर भी नहीं माना जाता था। आपका अकाउंट है, बस वही काफ़ी है। एक अकाउंट को आप एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, डेस्कटॉप जिधर चाहो उधर लॉगिन कर लो। और इतना ही नहीं, हर डिवाइस में सारा डेटा भी ठीक से सिंक होता है, जबकि व्हाट्सएप में अब भी iOS और विंडोज़ में गरारी फंस जाती है। तीसरा फीचर कम है, वरदान ज़्यादा है। ये प्राइवेसी के लिए किसी कवच से कम नहीं है। व्हाट्सएप पर भी तमाम प्राइवेसी के फीचर्स हैं, लेकिन अपने फ़ोन नंबर को छिपाने का कोई जुगाड़ नहीं है। आपका नंबर किसी ने भी अपने फ़ोन में सेव किया होगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। आपके पास सामने वाले का नंबर हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप व्हाट्सएप पर हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी अनजान नंबर से गुड मॉर्निंग से लेकर के इन्वेस्ट करने के, शेयर में निवेश करने के मैसेजेस आने लगते हैं तो कोफ तो होती है। टेलीग्राम आपको अपना नंबर छिपा कर रखने का फीचर देता है। आप अपने फ़ोन नंबर के लिए कई ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि कौन आपका फ़ोन नंबर देख सकता है और कौन नहीं। आपके अकाउंट को फ़ोन नंबर से कौन पता कर सकता है, इसका भी प्रबंध है, जैसे कि कोई भी या सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं वो। चौथा फीचर जो है वो मैसेज फॉरवर्डिंग से जुड़ा है। मैसेज फॉरवर्ड होकर के क्या क्या कर सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात का बतंगड़ बनाने के लिए एक फॉरवर्डेड मैसेज ही काफ़ी है। जबकि टेलीग्राम में आप न सिर्फ मैसेज को फॉरवर्ड करने से रोक सकते हैं, उस पर अंकुश लगा सकते हैं, बल्कि ग्रुप पर भेजे हुए टेक्स्ट को भी कॉपी होने से रोक सकते हैं। बस आपको रेस्ट्रिक्ट सेविंग कंटेंट को इनेबल करना होगा। कुल मिलाकर कहें तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी पर जोर है टेलीग्राम पर। प्राइवेसी होगी तो फ्री स्पीच का स्कोप भी बढ़ेगा। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वैसे ही प्राइवेसी के कई फायदों के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। इसे 3 उदाहरणों से समझते हैं हम दिक्कतों को। पहला उदाहरण, 19 जून 2024 को यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया था। आपको याद होगा, बहुत विवाद हुआ उस पर। वो भी एग्जाम से 1 दिन पहले हुआ था सिर्फ। सरकार के मुताबिक ये पेपर टेलीग्राम के जरिए ही लीक हुआ था। दूसरा उदाहरण, 24 जुलाई 2024 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहते हैं, उसने स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए रैकेट का एक पर्दाफाश किया। सेबी के मुताबिक टेलीग्राम पर एक ग्रुप का इस्तेमाल करके कुछ लोग स्टॉक मार्केट के एक शेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा उदाहरण भारत से नहीं, विदेश से जुड़ा है। ईरान और हांगकांग में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टर्स अक्सर टेलीग्राम का सहारा लेते हैं। सिंपल रीजन, प्राइवेसी की वजह से, और वहाँ की जो अथॉरिटेरियन सरकारें हैं उनको ये पसंद नहीं आता। इसके अलावा टेलीग्राम पर एक और बड़ा संगीन आरोप लगता है कि टेलीग्राम के जरिए आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए जाते हैं। प्राइवेसी फीचर्स और टेलीग्राम की नॉन डेटा शेयरिंग पॉलिसी की वजह से इसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये पूछ सकते हैं कि इन मामलों में तो प्राइवेसी कम की जा सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन दुरोव पावेल ऐसा नहीं मानते। उनका एक चर्चित बयान है इस मामले में कि जैसे ही किसी एक एजेंसी के पास लोगों की प्राइवेट बातों का एक्सेस मिल जाता है, फिर इस प्राइवेट डेटा को हैकर्स, दूसरे देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और ब्लैकमेलर्स तक पहुंचने में समय नहीं लगता। तो ये टेलीग्राम की बात हुई। अब लौटते हैं पावेल और मौजूदा टेलीग्राम की कंट्रोवर्सी पर। टेलीग्राम बनाने के बाद रूसी सरकार से विवादों के चलते पावेल ने 2014 में रूस छोड़ दिया। 2021 में उन्हें यूएई और फ्रांस की दोहरी नागरिकता मिल गई। यूएई की सत्ता के साथ पावेल को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन टेलीग्राम से चलने वाले अवैध धंधों की वजह से फ्रांस की सरकार ने दुरों पर दबाव बनाना शुरू किया, उन्हें कोंचना शुरू किया। फ्रांस की जांच एजेंसियां लंबे समय से उन्हें ट्रैक कर रही थी और मौका मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन पर आरोप क्या हैं दुरों पर? फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ईयू ने डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन के लिए एक डिटेल्ड कानून बनाया हुआ है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल कहते हैं इसको। इसी कानून के तहत दुरों पर कई तरह के आरोप लगे हैं। उन पर टेलीग्राम पर कंटेंट मॉडरेशन में कमी बरतने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगे हैं। कंटेंट मॉडरेशन यानी मैसेजिंग ऐप पर जाने वाले कंटेंट, मिसाल के तौर पर आपत्तिजनक सामग्री, इस पर नियंत्रण। दुरोव का मामला चूंकि डेटा प्राइवेसी से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कई लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, जिनमें अरबपति बिजनेसमैन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलन मस्क का नाम भी शामिल है। मस्क ने पावेल दुरोव की गिरफ्तारी पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा है, अपने ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्वीट किया है
क्योंकि मार्क जकरबर्ग सरकारों के दबाव में पहले से ही झुक गए हैं। इंस्टाग्राम पर बच्चों के शोषण की बड़ी समस्या है, लेकिन जकरबर्ग की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो बोलने की आज़ादी को सेंसर करते हैं और सरकारों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक डेटा पिछले दरवाजे से पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा रूसी सरकार भी दुरोव की गिरफ्तारी से नाराज है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हैं, उन्होंने बयान दिया है कि पावेल के अरेस्ट ने रूस और फ्रांस के रिश्तों को सबसे बुरे हाल में पहुंचा दिया है। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपनी तरफ से ये बात साफ कर दी है कि ये अरेस्ट किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है, कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है इस अरेस्ट के। लेकिन इन सब में सवाल ये है कि जिस देश की सरकार खुद पावेल की प्राइवेसी पॉलिसी से परेशान थी और रूस छोड़ना भी पड़ा था उन्हें, वो अचानक उनके समर्थन में आकर के क्यों खड़ी हो गई, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब समय के साथ जो है मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और एंगल सामने आया है। इस एंगल में किरदार है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। हमें मालूम नहीं वो किरदार है या नहीं, पर थ्योरीज ऐसी हैं कि वो किरदार है। जब पावेल दुरोव को पेरिस के पास स्थित बारगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, तब उनके प्राइवेट जेट में एक महिला भी थी। इनका नाम है जूली वाविलोवा। एनडीटीवी के मुताबिक जूली दुबई में रहती हैं और वो क्रिप्टो कोच और इंस्टाग्रामर हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में खुद को गेमिंग और क्रिप्टो लवर बताया है और रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों में कई बार जूली और पावेल अलग अलग देशों में देखे गए हैं। इसमें फ्रांस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अजरबैजान के नाम भी शामिल हैं। हालांकि इसके साथ ही इंटरनेट पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी घूम रही हैं। कई थ्योरिस्ट्स का मानना है कि जूली मोसाद की एजेंट हैं और उनकी मदद से मोसाद पावेल को हनी ट्रैप करने में कामयाब हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, और अगर ये सच है तो मोसाद को पावेल से क्या फायदा होगा उनकी गिरफ्तारी से, इसकी भी कोई अभी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी इन थ्योरीज के अलावा तो हम आपके सामने फिर से उसे लेकर के हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। आज का शो लिखा आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।